रिग्रेशन एनालिसिस पार्ट 2 के अंतर्गत हम ये सीखने जा रहे हैं कि रिग्रेशन एनालिसिस क्यों किया जाता है। सबसे पहले प्रश्न आता है कि व्हाई वी कंडक्ट, मतलब जब हमारे पास को रिलेशन था तो हम रिग्रेशन एनालिसिस क्यों करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये होता है कि जब हमारे पास दो घटनाएं या एक घटना होती है जिसमें कैजुअल इफेक्ट इन्वॉल्व रहता है, यानी एक्स में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वाई में परिवर्तन आया, तो वाई में जो परिवर्तन आया किस पर डिपेंड करता है, ये एक्स पर डिपेंड करता है। तो यहां पर आपका जो एक्स हो गया वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से जाना जाता है तथा वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यानी अगर आपको x की इंफॉर्मेशन ज्ञात है तो आप y की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन बनेगा या रिग्रेशन मॉडल बनेगा उसमें हम ये कहेंगे कि y विल बी डिसाइड बाय, या जो आपका y है ये डिसाइड होगा, किसके आधार पर डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा आपके x के इंफॉर्मेशन पर, और साथ ही साथ x का जो इंफॉर्मेशन है वो b का मान जो कांस्टेंट है और जो कोफिशिएंट का मान है उसके आधार पर, यानी x की वैल्यू तथा ये जो बी आपका है जिसे हम लोग बीटा भी कहते हैं, बीटा कोफिशिएंट डिटरमाइन करेगा, यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन करेंगे, y की वैल्यू को निर्धारित करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, y ऑन x, ठीक है, y ऑन x इक्वेशन के नाम से जाना जाता है कि जब हमारे पास y ऑन x का मतलब यह हुआ कि जब हमारे पास x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तथा y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इस प्रकार का हम कैजुअल इफेक्ट देखते हैं। तो वहां पर हम देखते हैं कि आपका जो इक्वेशन होगा जिसमें आपका x वेरिएबल जो होगा वो दाहिने साइड लिखा जाता है तथा y वेरिएबल जो होता है वो बाई साइड। लेकिन अगर आपकी इंफॉर्मेशन ये है कि नहीं, जो हमारे पास वेरिएबल है उसमें प्रथम परिवर्तन, फर्स्ट चेंज किस में आ रहा है, y में फर्स्ट चेंज आ रहा है, देन सेकंड चेंज किस में आ रहा है, तन एक x में सेकंड चेंज आ रहा है, तो अगर मुझे कुछ ऐसा रिएक्शन मिलता है तो हम क्या कहेंगे, x ऑन y इक्वेशन आपका डेवलप होगा। तो इस प्रकार जो आपका बीटा कोफिशिएंट का मान है, जो यहां पर हमने इक्वेशन रखा है, यानी x इक्वल टू a प्लस स्मॉल बी वाई, तो यहां पर जो आपका बीटा कोफिशिएंट का मान है यानी स्मॉल बी का मान है, ये स्मॉल बी का मान ही निर्धारित करेगा कि x के ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ रहा है। अब आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि सर मेरे पास दो इंफॉर्मेशन है, x ऑन y, मान लीजिए x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, या y ऑन x, मान लो ऐसे तीर का निशान चल रहा है। तीर का निशान ये बताता है कि प्रथम चेंज इसमें हुआ x वेरिएबल में, द्वितीय चेंज y में हुआ। या दूसरा समीकरण हम लेते हैं जिसमें प्रथम चेंज y वेरिएबल पर होता है और उसके परिणाम स्वरूप फिर x में परिवर्तन होता है। तो इसमें क्या बीटा का मान दोनों में अलग अलग होगा? यस, दोनों समीकरण में जो आपका समीकरण है x ऑन y एंड y ऑन x, ये दो समीकरण है, तो दोनों समीकरण में बीटा कोफिशिएंट का मान अलग अलग होगा। आप कहोगे नहीं सर वही बात तो है, दो वेरिएबल है, चाहे एक का इंपैक्ट b पे पड़े चाहे b का इंपैक्ट a पे पड़े, बीटा का मान तो वही होगा। नहीं, मान लीजिए एक फैमिली है, ठीक है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप सोचिए कि एक फैमिली है जिसमें फादर एंड सन है, मान लीजिए दो हैं। अब हम कहते हैं कि ये दो वेरिएबल हैं कि सन की जो प्रोग्रेस है इट इज डिटरमाइंड बाय फादर्स एक्टिविटी। ठीक है, पापा पैसे कमा के देते हैं इस पुत्र को और पुत्र ग्रोथ करता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि सन जो है आपका ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इनकम ऑफ द फादर। तो यहां पर जो बीटा कोफिशिएंट का मान होगा वो ज्यादा होगा क्योंकि फादर का मेन इंपॉर्टेंट रोल यहां पर होता है किसके ग्रोथ पर, हमको सन के ग्रोथ पर होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि दूसरा इक्वेशन कि व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन सन्स एक्टिविटी ऑन द फादर, पिता के जो एक्टिविटी है या पिता
पर जो प्रभाविता है सन की वो क्या है, तो आप कहोगे कि सन थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर सकता है, अच्छे नंबर स्कूल में पा सकता है, या किसी रंगमंच पर या क्रिकेट में अच्छा खेल सकता है जिसमें फादर हैप्पी हो सकते हैं। तो सन का जो इम्पैक्ट फादर पर पड़ेगा वो बहुत लाइट पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे कि अगर हम इस इक्वेशन को उल्टा करते हैं कि फादर को अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल बना देते हैं और सन को क्या होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना देते हैं, तो यहां पर बीटा का मान जो होगा वो बहुत लाइट होगा। ठीक है, तो यानी यहां पर मैं कह रहा हूं कि दो वेरिएबल हैं सन और फादर, तो अगर मैं एक को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाता हूं तथा दूसरे को डिपेंडेंट वेरिएबल बनाता हूं, वाइस वर्सा उल्टा करता हूं, तो बीटा का मान अलग अलग हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये कभी नहीं कह सकते हैं कि x ऑन y वेरिएबल में जो बीटा का मान होगा वही y ऑन x वेरिएबल में भी बीटा का मान होगा, इसलिए दो इक्वेशन अलग अलग नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, मैं और मेरा दोस्त है, दोस्त की एक्टिविटी का मेरे पे क्या इंपैक्ट पड़ता है और मेरी एक्टिविटी का दोस्त पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसकी स्टडी में बीटा कोएफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, तो जब भी हम समीकरण बनाते हैं, रिग्रेशन मॉडल के अंतर्गत समीकरण का निर्माण करते हैं, तो सबसे मेजर रोल होता है बीटा का निर्धारण करना कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा। और बीटा की वैल्यू जितनी हाई होगी, याद रखना ये पॉइंट याद रखना, बीटा की वैल्यू जितनी हाई होगी उतना ज्यादा इंपैक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ेगा। यानी अगर मेरा इक्वेशन एफ वाई द फंक्शन ऑफ एक्स है और यहां पर एक्स में अगर कोई परिवर्तन होता है तो इसकी प्रभाविता वाई पर कितना पड़ेगा, इट इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ बीटा। यानी बीटा का मान जो होगा वो निर्धारित करता है कि वाई के ऊपर उसका इंपैक्ट कितना पड़ेगा। चलिए एक और तरीके से हम समझते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक समीकरण है और अधिकतर हम क्या करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग एक्स एक्सिस पे रखते हैं। तो एक्स एक्सिस जो आपका है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मैंने यहां पे रखा है, और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका वाई एक्सिस है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम लोग वाई एक्सिस पर रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, y इज द फंक्शन ऑफ x कहते हैं। ठीक है, y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब अगर x में परिवर्तन कुछ प्रथम परिवर्तन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप y में क्या परिवर्तन होगा उसकी प्रभाविता को हम यहां पर चेक करना चाहते हैं। और इसका फार्मूला जो होता है, ये फार्मूला आपका जो इक्वेशन बनता है y इक्वल टू आपका बनेगा a प्लस बी एक्स। तो ये आपके पास y ऑन x रिग्रेशन इक्वेशन बन जाएगा। और अगर मैं इसके फार्मूले की बात करता हूं कि y ऑन x का फार्मूला क्या होगा, तो y इक्वल टू कोरिलेशन स्मॉल r, आपके पास मानक विचलन y अपॉन मानक विचलन ऑफ x इंटू x। ये फार्मूला आपका y ऑन x का बनेगा और जिसमें ये वैल्यू जो आपकी है, ये वैल्यू आपके बीटा का मान निर्धारित करेंगे। तो मैंने क्या बोला कि दो वेरिएबल के बीच सबसे महत्वपूर्ण रोल बीटा का होता है। और बीटा किसके आधार पर निर्धारित होता है, याद रखिएगा, बीटा निर्धारित होता है कोरिलेशन और मानक विचलन के रेशियो पर निर्धारित होता है। अब याद रखिए कि यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इसलिए मानक विचलन y का मान ऊपर रखा जाएगा तथा x का मान नीचे रखा जाएगा, क्योंकि x हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास समीकरण हो जाए x ऑन y इक्वेशन पे अगर मैं बात करने लगूं, तो इसका मतलब यह होता है कि x जो है वो निर्धारित हो रहा है y वेरिएबल के परिवर्तन पर। और यह समीकरण आपका बनेगा x इक्वल टू स्मॉल और मानक विचलन x अपान मानक विचलन y इंटू वाई। तो इस तरह हम क्या करते हैं, एक रिग्रेशन समीकरण जब बनाते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, तो वहां पर ये बीटा का मान हमको निर्धारित करके देगा। और यही का बीटा का मान ही इन दोनों वेरिएबल के मध्य प्रभाविता को, इफेक्टिवनेस को निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि यहां पर जो बीटा है, बीटा का क्या है, सिंपली कह दीजिए कि बीटा इट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन एंड द रेशियो बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन।
ठीक है, ये फार्मूला नेट जेआरएफ में हरदम पूछा गया है कि जो मानक विचलन जो आपका रिग्रेशन इक्वेशन होता है उसमें बीटा का मान कैसे निर्धारित होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो कोरिलेशन होता है, कोरिलेशन और मानक विचलन का अनुपात ही बीटा कहलाता है, और ये दो वेरिएबल के मध्य प्रभाविता या इफेक्टिवनेस को बताते हैं। अब ये इफेक्टिवनेस क्या होती है, मैंने एक यहां पर रिग्रेशन लाइन लिया है, रिग्रेशन लाइन, और इस लाइन का नाम है y इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो इसमें ये रिग्रेशन लाइन में ये जो इसकी ढाल है, याद रखना ये पूछा जाता है एग्जाम में, जो इसकी स्लोप है दैट इज कॉल्ड बीटा। ठीक है, जो रिग्रेशन लाइन की स्लोप होती है वो बीटा का मान होता है। अगर हाई स्लोप हुआ तो बीटा का मान ज्यादा होगा, यानी x वेरिएबल में थोड़ा परिवर्तन y वेरिएबल में बहुत ज्यादा परिवर्तन लाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बीटा का मान यानी स्लोप का मान कम हुआ, स्लोप का मान और नीचे कम हो सकता है, तो हम कहेंगे बीटा का मान लगातार कम हो जाएगा। और अगर ये लाइन लगातार वर्टिकल होती चली जाएगी तो हम क्या कहेंगे, बीटा का मान हाई है। और बीटा का मान हाई होने का मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में थोड़ा परिवर्तन डिपेंडेंट वेरिएबल y में बहुत ज्यादा परिवर्तन को लाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि स्लोप लाइन कैसे निकाली जाती है। स्लोप लाइन का मतलब होता है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स यहां पर ए बी कह सकते हैं कि प्रथम परिवर्तन जो आपका होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स में होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप डिपेंडेंट वेरिएबल डेल्टा वाई में जो परिवर्तन हो रहा है वो बी और सी के बराबर हो रहा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि देखिए डेल्टा एक्स में बहुत ज्यादा परिवर्तन, डेल्टा वाई में कम परिवर्तन लग रहा है, यानी यहां पर बीटा का मान बहुत कम है। बीटा का मान बहुत कम है, तो इसका मतलब यह हुआ कि डेल्टा एक्स में बहुत ज्यादा परिवर्तन आपका डेल्टा वाई में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं ला पा रहा है। इसलिए इस रिग्रेशन इक्वेशन में कि जो अगर हम स्लोप लाइन को ड्रा करेंगे तो ये फ्लैटर रहेगी, यानी ये लगभग आधा रच के समानांतर या थोड़ी सी ढाल युक्त होगी। लेकिन अगर आपके समीकरण में, अगर आपके रिग्रेशन एनालिसिस के अंतर्गत कोई रिग्रेशन लाइन है और रिग्रेशन लाइन का ढाल देखिए बहुत अधिक ऊंचा है, तो ढाल बहुत अधिक ऊंचा होने का मतलब यह होता है कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है डेल्टा, आपके पास डेल्टा वाई, यहां पर डेल्टा वाई को हमने लिया, तो डेल्टा वाई में थोड़ा सा देखिए परिवर्तन डेल्टा एक्स में बहुत ज्यादा परिवर्तन को दर्शा रहा है। तो इस रिग्रेशन इक्वेशन में, इस रिग्रेशन एनालिसिस में बीटा कोएफिशिएंट का मान बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, तो यानी आपका जो स्लोप लाइन है दैट रिप्रेजेंट द चेंजिंग रेशियो। एक टेक्निकल वर्ड कि जब दो वेरिएबल के मध्य परिवर्तन की दर को ज्ञात करना होता है तो आपको बीटा कोएफिशिएंट का मान निकालना होगा। ठीक है, तो बीटा कोएफिशिएंट का मान कैसे निर्धारित होगा, आपको उसके लिए दो वेरिएबल का डेटा अगर दिया तो कोरिलेशन निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन के आधार पर बीटा का मान निकालेंगे, तब रिग्रेशन एनालिसिस को आप कंप्लीट कर सकते हो। अन्यथा आप रिग्रेशन एनालिसिस को कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो देयर आर द टू वेरिएबल्स। अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं तो निश्चित रूप से आपके पास दो समीकरण बनेंगे। जब हम एक वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल मान लेते हैं तथा दूसरे वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लेते हैं तो ये एक समीकरण बनता है, और वही वाइस वर्सा उल्टा कर देते हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में हम काउंट करने लगते हैं, तो वो हमारे पास दूसरा समीकरण बन जाता है। चलिए एक मैं एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं। ये जो अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि रिग्रेशन एनालिसिस से हम क्या कॉन्सेप्ट से समझते हैं, मतलब इसका इंटरप्रिटेशन हम करके दिखाएंगे कि कैसे रिग्रेशन एनालिसिस को इंटरप्रिटेट किया जाता है, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, और कोरिलेशन से क्या इसका संबंध है। ये एक क्लास का डेटा मेरे पास दिया गया है, इंफॉर्मेशन गिवन है, और इस क्लास में जो हमारे पास स्टूडेंट हैं, देखिए अधिकतर ये पाया जाता है कि जो बच्चा पढ़ने में तेज होता है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की मैथमेटिक्स अच्छी है तो निश्चित रूप से उसकी इकोनॉमिक्स भी अच्छी होती है, लेकिन जिस बच्चे की मैथमेटिक्स वीक होती है उसकी इकोनॉमिक्स भी अमूमन वीक पाई जाती है। तो एक स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट है, उसको एक्स सब्जेक्ट में 29 नंबर मिले, वाई सब्जेक्ट में 28 नंबर मिले। ठीक है, अब मुझे देखो याद रखिएगा आपकी लाइफ में होगा, ठीक है, कभी कभी आपको अधिक मैथ आने के कारण इकोनॉमिक्स अच्छी आती है,
आपने ऐसा सोचा होगा कि मुझे सर मैथ अच्छी आ रही थी इसलिए इकोनॉमिक्स भी समझने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ बच्चे ऐसे मिले जिनको इकोनॉमिक्स अच्छी आ रही थी इसलिए उनको मैथ अच्छी आ रही थी। ठीक है, तो एक बच्चे के लिए मैथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और दूसरे बच्चे के लिए इकोनॉमिक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में मुझे नहीं पता कि एक्स डिटरमाइन कर रही है वाई को या वाई डिटरमाइन कर रहा है एक्स को। तो एक बार एक्स ऑन वाई रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे और दूसरी बार वाई ऑन एक्स रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर मेरे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, केवल ये पता है कि एक बच्चा, मैं देखा हूं कि कुछ बच्चे जैसे जैसे कि इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, ठीक है, तो इंग्लिश बहुत अच्छी आती है तो उसको लिटरेचर बहुत अच्छा आता है, नॉवेल वॉवेल बहुत अच्छा पढ़ता है, उसको सबको जानकारी रहती है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ की अच्छी जानकारी होती है, हॉलीवुड की फिल्में देख लेता है, समझ लेता है, तो उसको जो यूनिवर्स कहता हूं, जो वर्ल्ड का है, वर्ल्ड के कल्चर को काफी अच्छी जानकारी रहती है। ठीक है, ऐसा कोरिलेशन मैंने पाया, जैसे जिसको हिंदी बहुत अच्छी आती है तो वो क्या होता करता है, नॉर्थ इंडिया के कल्चर को बहुत अच्छा समझ सकता है, लेकिन जिसको तमिल आती है वो क्या होता है, साउथ इंडिया के कल्चर को अच्छा समझ सकता है। तो इस प्रकार हर व्यक्ति के लाइफ में एक वेरिएबल ऐसा होता है दैट प्लेइंग एज अ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट और दूसरे पर इसका इंपैक्ट मुझे दिखाई पड़ता है। तो जब आपको एनालिसिस में दो वेरिएबल दिए हों और दोनों के बीच में कैजुअल रिलेशनशिप पाया जाए, बट यू डोंट नो विच वेरिएबल इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड विच वेरिएबल इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स ऑन वाई, यानी एक बार आपको एक्स को डिपेंडेंट वेरिएबल तथा वाई को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाना होगा, तथा दूसरा एक समीकरण आपको जनरेट करना होगा जिसमें आपको उल्टा करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास दीज आर इंफॉर्मेशन इज गिवन, तो अब इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अनुसार मुझे दो रिग्रेशन समीकरण बनाने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन में बीटा का मान देखा होगा और बीटा के मान में आपने देखा होगा कि आपका कोरिलेशन दैट प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो मुझे कोरिलेशन वाली पूरी प्रक्रिया को संपादित करना होगा। एक दिन बच्चे ने पूछा था कि सर ये मानक विचलन वाले फार्मूले के आधार पर आपने कोरिलेशन नहीं कैलकुलेट किया, तो आज हम लोग मानक विचलन के आधार पर ही कोरिलेशन को कैलकुलेट करेंगे ताकि मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन का मान भी पता चलता रहे, और इस वैल्यू को मैं अगर इसमें पुटअप कर दूंगा तो मुझे रिग्रेशन एनालिसिस के लिए जो रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं दैट इज आर, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, उनकी वैल्यू को भी हम लोग फाइंड आउट कर सके। ठीक है, तो यानी हमको कहाँ क्या करना है, हम कोरिलेशन वाले स्टेप पर चलेंगे, और कोरिलेशन स्टेप के लिए हमको करना क्या होगा, हमको कोरिलेशन स्टेप के लिए सबसे पहले हमको करना क्या होगा कि हमको इसका कोरिलेशन कैलकुलेट करना होगा। कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए मैंने कहा कि x ये डेटा है, इसका सबसे पहले समांतर माध्य निकालिए। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस x वेरिएबल को जोड़ेंगे, क्योंकि समांतर माध्य क्या कहता है, समांतर माध्य कहता है कि सिग्मा एक्स और जो आपकी एन की वैल्यू है, सिग्मा एक्स में अगर मैं एन की वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा तो हमें मीन मिल जाएगा, या तो आप एज्यूम मीन यूज करिए, ठीक है, जिसको आप कल्पित माध्य कहते हो, या आप रियल मीन यूज करिए। तो आज मैं रियल मीन के आधार पर आपके साथ कैलकुलेशन कर रहा हूं, क्योंकि मैंने एज्यूम मीन के साथ आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करना सिखा चुका हूं। ठीक है, तो यहां पर जब हम एक्स वेरिएबल को जोड़ते हैं तो एक्स वेरिएबल को जोड़ने के बाद हमें 310 प्राप्त होता है। तो जब हमको 310 प्राप्त होता है तो हमारे पास क्या होता है कि मीन निकालने के लिए एक्स बार, क्योंकि एक्स वेरिएबल है तो इसके ऊपर बार सिंबल लगा देते हैं, तो यानी मीन ऑफ द एक्स हो जाएगा, तो जिसका मतलब होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, और ये मतलब होता है 310/10, 0 से 0 कैंसिल, 10 वी कैन से 31 इज द मीन वैल्यू। तो 31 मुझे क्या मिल गई, मुझे 31 मीन वैल्यू मिल गई। तो यानी मैं अगली टेबल जनरेट कर सकता हूं, और अगली टेबल के अंतर्गत मुझे क्या करना पड़ेगा, x माइनस मीन वैल्यू, और मीन वैल्यू का मतलब होता है 31। ठीक है, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, इससे मुझे स्मॉल x की वैल्यू मिल जाएगी। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका ये डेटा है, इस डेटा में x कैपिटल X में से अगर मैं एज्यूम मीन मैं रियल मीन को माइनस करता हूं तो मुझे स्मॉल x की टेबल जनरेट हो जाएगी। तो चलिए
29 में से मैं 31 को माइनस करता हूँ तो कितना आ जाता है, -2 आ जाता है। इसी प्रकार 34 में से तो फिर मैं 3 आ जाता है। इसी प्रकार 5 आ जाता है यहाँ पर आपका -3 आ जाता है, यहाँ पर आपका -4 आ जाता है, यहाँ पर आपका -5 आ जाता है, यहाँ पर आपका 31 है तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर 33 में से 31 माइनस होगा 2 आ जाएगा, 35 में से 31 माइनस होगा 4 आ जाएगा, और 31 में से 31 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। तो ये टेबल आपकी जनरेट हो गई, दैट इज कॉल्ड स्मॉल एक्स टेबल। ठीक है, स्मॉल एक्स टेबल कैसे मिली, आपका जो एक्स वैल्यू है और रियल मीन से माइनस करने के बाद। अब हमको इस क्या करना है, अगली टेबल जनरेट कर लीजिए स्मॉल वाई की। तो स्मॉल वाई की टेबल जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसका टेबल का वाई का मीन निकालना पड़ेगा। तो इसका मीन निकालने के लिए सिग्मा वाई और सिग्मा वाई के लिए इसको सबको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद हमको कितना मिल जाता है, 280। अब 280 मिल जाता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, वाई टेबल का जो है मीन, तो सिग्मा वाई अपॉन एन इक्वल टू आपका 280/10। तो हमारे पास हो जाता है, ये मीन वैल्यू क्या आ जाती है, 28 मीन वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो अब 28 मीन वैल्यू आ गई, तो यानी अब हमको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल वाई माइनस 28, जिससे हमको स्मॉल वाई की वैल्यू पता चल जाएगी। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, वाई में से जो रियल मीन ऑफ वाई है उसको माइनस करने के बाद हमको स्मॉल वाई टेबल जनरेट कर लेनी है। तो हमको क्या करना है कि अब हम लोग 28 में से 28 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, 37 में से 28 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, फिर हमारे पास फिर 28 में से 28 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, फिर हम माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, फिर हम माइनस करते हैं तो -2 आ जाता है, फिर हम माइनस करते हैं तो -1 आ जाता है, फिर हम माइनस करते हैं तो -8 आ जाता है, फिर माइनस करते हैं तो -3 आ जाता है, फिर माइनस करते हैं तो -2 आ जाता है, और फिर हमारे पास 5 आ जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया कि y में से -28 यानी रियल मीन को माइनस कर दिया तो हमें वाई टेबल प्राप्त हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, इनका योग भी कर लेते हैं, यानी सिग्मा एक्स निकाल लेते हैं एंड सिग्मा वाई निकाल लेते हैं। तो सिग्मा एक्स तथा सिग्मा वाई निकालने के लिए जितनी माइनस की वैल्यू है वो एक तरफ जोड़ के रखेंगे, जितनी प्लस की वैल्यू है उनको हम लोग एक तरफ योग करके रखेंगे। तो हम लोग, हाँ चलो, तो -2 -5 10 -14, तो -14 क्या है, निगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू 8 8 2 10 4 14। तो देखिए प्लस भी 14 है माइनस भी 14 है, तो यानी इसका योग हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम कर लेते हैं कि प्लस वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं, माइनस वैल्यू 1, तो 9 2 11 11 5 16, तो प्लस की वैल्यू है 16, माइनस की वैल्यू है 2 3, आपके पास 10 11 11 5 16, माइनस की वैल्यू भी 16 है, तो 16 16 आपके पास कैंसिल, तो इसकी वैल्यू भी 0 आ गई। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, अब आपको अगली टेबल क्या जनरेट करनी है, जो ये स्मॉल एक्स की वैल्यू आई है इसका आपको एक्स स्क्वायर जनरेट करना है। क्या करना है, एक्स स्क्वायर जनरेट करना है। ठीक है, तो चलो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 दूनी, अब माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, आपका 3 3 जा 9, 5 2 जा 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 0 आपका 4, आपका 16 0। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर की टेबल आपके पास जनरेट हो जाती है, और एक्स स्क्वायर का टेबल जनरेट होने के बाद आपको सिग्मा एक्स स्क्वायर का आपको टेबल को लिख लेना है, और वो कितनी आ जाती है, 108 आ जाती है इसको जोड़ने के बाद। इसी तरह अब आप अपनी टेबल क्या जनरेट करोगे, वाई स्क्वायर की टेबल जनरेट करोगे। तो वाई स्क्वायर की टेबल जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 का स्क्वायर, तो 0 9 का 81, आपका 0 आपका 2 2 का 4 4 1 64 9 आपका 4 आपका 25। तो इस तरह करके आप स्क्वायर निकाल लेंगे, और इसमें भी सिग्मा स्मॉल वाई स्क्वायर का मान निकालेंगे और इसको ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद 192 मिल जाएगा। ठीक है, ये स्टेप बहुत क्लियरली है, स्पष्ट है, जिसने कोरिलेशन अच्छे से क्लास किया होगा उसके लिए बहुत ईजी लग रहा होगा।
ठीक है, अब तीसरी टेबल हमको जनरेट करनी होगी स्मॉल एक्स इंटू वाई। ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूं टेक्निकल वर्ड स्मॉल एक्स इंटू वाई, यानी स्मॉल एक्स का ये आपका यहां पर स्मॉल एक्स तथा स्मॉल वाई, इसको ना कि ये वाली, इसको बच्चे क्या करते हैं कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, वो आपको नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है कि ये स्मॉल वाली टेबल को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो -2 का 0 में जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 का 9 में 27, फिर आपके पास 5 का 0 में तो 0, फिर आपका 3 का 2 में तो -3 का 2 में तो -6, फिर 4 का 2 में तो 4 दूनी 8, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, 5 का 1 में तो 5, माइनस माइनस प्लस, 8 का 0 में तो 0, 3 का 2 में 3 दूनी 6 -6, 4 का 2 में 4 दूनी 8, 5 का 0 में 0। तो ये आपके पास एक टेबल, लास्ट टेबल जनरेट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एक्स इंटू वाई टेबल। अब इस एक्स इंटू वाई टेबल को ऐड कर लीजिए, तो माइनस एक तरफ कर लीजिए, प्लस एक तरफ कर लीजिए, तो आप जब इसको ऐड कर देंगे तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू आ जाएगी सिग्मा एक्स इंटू वाई इक्वल टू 20। सबको देखिए नीचे लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ करके उनकी वैल्यूज को रखना पड़ेगा। तो ये मेरा टेबुलेशन वाला काम कंप्लीट हो गया, यानी आपको जितनी एक रिग्रेशन एनालिसिस के लिए इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी वो सारी इंफॉर्मेशन को आपने इस टेबल में कैलकुलेट कर लिया है। बस आपको टेक्निकल रिलेशनशिप वाले फार्मूले में इसको रख देना है और वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपके पास क्या होता है, पहली चीज आपको निकालनी है कि मैंने आपके यहां पे पहली चीज तो मैंने समांतर माध्य निकाल दिया एक्स के रेस्पेक्ट में, मैंने समांतर माध्य निकाल दिया वाई के रेस्पेक्ट में। अब पहली चीज यहां पे, तीसरी चीज मुझे क्या करनी है कि मुझे मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में, बिकॉज बीटा वैल्यू नीड्स दिस वैल्यू। ठीक है, बीटा वैल्यू में रिक्वायर्ड है ये वैल्यू, तो हमको क्या करना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का मान निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन फार्मूला होता है। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन फार्मूला होता है, और आपने देखा है यहाँ पर कि सिग्मा एक्स स्क्वायर का मान ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया, दैट इज 108, और एन की वैल्यू आपके पास 10 है। तो वाई वी आर नॉट पुटिंग इन दिस फार्मूला, तो इस फार्मूले में हम पुट कर देते हैं, तो 108 अपॉन 10, तो इसको हम पहले डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद आपका हो जाएगा अंडर रूट 10.8, और इसका जब हम पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 3.288 हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का मान हो गया। ठीक है, इसी प्रकार चौथा स्टेप हम क्या करेंगे, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन y का निकाल लेंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन y का निकालने के लिए आप फार्मूला आप समझ गए होंगे कि जैसे अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन एन है, इसी तरह क्या हो जाएगा सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन हो जाएगा, और सिग्मा वाई स्क्वायर का मान ऑलरेडी मैंने टेबल में कैलकुलेट करके रखी है, और वो क्या है 192 है टेबल में, तो उस 192 टेबल को हम यहाँ पे रख देते हैं, तो 192 अपॉन क्या हो जाएगा 10। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट आपके पास 19.2 हो जाएगा, इसका हम अंडर रूट कैलकुलेट करते हैं, तो अंडर रूट कैलकुलेट करने के बाद 4.381 निकल करके आ जाता है। तो देखिए मैंने आपके पास क्या होता है, आपका पास स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स की वैल्यू मैंने निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने वाई की वैल्यू निकाल लिया। अब मुझे एक रिग्रेशन एनालिसिस के लिए रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन लगभग सारी एक्सेस हो गई है। ठीक है, तो मैंने कहा कि पहली कंडीशन मैं लगा रहा हूं, फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जब मैं ये मान लेता हूं कि मेरे इक्वेशन में, अब सॉरी एक चीज आप, ये रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन मेरी कंप्लीट नहीं है, दैट इज कॉल्ड आपके कोरिलेशन का मान अभी मुझे नहीं पता। सारी इंफॉर्मेशन तो पता चल गई, बट कोरिलेशन का इंफॉर्मेशन नहीं पता, तो चलो कोरिलेशन भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, या
कोरिलेशन आप ना कैलकुलेट करो, क्योंकि आपको कोरिलेशन की दो जगह पे ज़रूरत पड़ेगी और दोनों जगह पर आपको क्या होता हो सकता है प्रॉब्लम आएगी। बट चलो ठीक है, कर लेते हैं, थोड़ा सा हमारे लिए इजी रहेगा, क्योंकि बीच में कॉम्प्लिकेशन से होने से अच्छा। तो आर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, स्मॉल आर कोरिलेशन इक्वल टू आपके पास क्या हो जाता है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये कोरिलेशन का फार्मूला है जो आपने इसके पहले पढ़ा था। ठीक है, तो ये कोरिलेशन का फार्मूला है। अभी मैंने आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकाला, एन की वैल्यू पता है, सिग्मा एक्स इंटू वाई का मान मैंने लास्ट की टेबल में कैलकुलेट किया था। देखो ये यहाँ पर 20 आपको पास कैलकुलेट होकर के आया है, तो इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो चलिए सारी वैल्यूज को हम पुट करते हैं, तो हमें क्या हो जाएगा, कोरिलेशन का मान पता चल जाएगा। तो ये आपके पास ऊपर हो जाएगा 20 अपॉन एन का मान है 10, ब्रैकेट में आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन 3.288 है, इनटू आपके पास इसका है वैल्यू 4.381 है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इसको 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, तो आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएगी। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 में डिवाइड कर दीजिएगा। तो जब 2 में डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो प्लस 0.13 आपके पास 8 होगी, और जिसको हम अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं प्लस 0.14। तो दिस इज द कोरिलेशन वैल्यू बिटवीन किसके बीच में है, आपका x तथा y, यानी x तथा y के बीच में धनात्मक निम्नतम सा संबंध है। ठीक है, लोअर कोरिलेशन है, दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट कैटेगरी के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, अब याद रखना यहां तक तो देखिए आपने कोरिलेशन वाली प्रक्रिया की है। जब भी आप कोरिलेशन करो, तो अगर जिस बच्चे की क्लास कोरिलेशन की छूट गई है तो समझ जाना कि आपको इतनी प्रक्रिया को संपादित करना है फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन। तो इतना तो मैंने कोरिलेशन वाली चीज ही आपके साथ पढ़ाई। अब मैं रिग्रेशन की चीजें ऐड कर रहा हूं जो एडिशनल है, यानी इसका एडिशनल डेवलपमेंट भी मैं कह सकता हूं कि जब हमारे पास कैजुअल इफेक्ट गिवन होते हैं, तो कैजुअल इफेक्ट गिवन होने के कारण हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यही स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारा होगा वो आपका रिग्रेशन एनालिसिस कहलाएगा। तो देखिए दो वेरिएबल्स हैं, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहला आपका है x का y पर, x का y पर, इंग्लिश में आप क्या कहोगे, x ऑन y, x ऑन y कहलाता है। यानी x ऑन y का मतलब क्या हुआ कि जब आपने ये एज्यूम किया है कि x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल है, याद रखिएगा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब y में प्रथम परिवर्तन होगा उसका इंपैक्ट x पर पड़ रहा है। कैजुअल रिलेशनशिप y टू x है, यानी x से y से कोई घटना इस प्रारंभ होती है और वो घटना x पर समाप्त होती है, तो इसके बीच का प्रतिगमन हमको निकालना है, रिग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन है, तो इसे हम बोलेंगे x ऑन y, और x ऑन y का जो हमारे पास समीकरण बनेगा वो आपका हो जाएगा x इक्वल टू स्मॉल r मानक विचलन। अब देखो x है तो सबसे पहले आप ऊपर x लिख देना, ठीक है, जो आपका यहां पर वैल्यू रहेगी वही ऊपर आ जाएगी। तो मानक विचलन आपका x हो जाएगा अपॉन मानक विचलन y इंटू वाई। तो ये आपका x ऑन y का फार्मूला बन जाता है। ठीक है, ये फार्मूला बन जाता है। अब इसमें सारी वैल्यू आपको फाइंड आउट है, तो अब आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो x इक्वल टू आर, आर मतलब यहां पर हम कोरिलेशन है, कोरिलेशन की वैल्यू मैंने अभी आपके साथ कैलकुलेट किया 0.14 है, इनटू मानक विचलन x, इसका मैंने मान निकाला था, और फिर से एक बार देख लीजिए दैट इज 3.28 यानी 9 कह सकते हो। तो इस वैल्यू को आप यहां पर लिख सकते हैं 3.29 अपॉन इस मानक विचलन का मान हमने कैलकुलेट किया था, और वो था 4.38 इंटू वाई। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करिए, इसको डिवाइड करिए, तो x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा
0.4606 मल्टीप्लाई करने के बाद अपॉन हमारे पास हो जाएगा 4.38 इंटू वाई। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू निकल के आएगी, मैं बार बार आपको मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं, ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू आपके बीटा कोएफिशिएंट की होगी। और मैं बताऊं कि दो वेरिएबल के मध्य जो बीटा का मान है वही उसकी इफेक्टिवनेस को निर्धारित करती है। ठीक है, इस दुनिया में आप दो वेरिएबल हैं, मतलब दो फ्रेंड हैं, आपके कई दोस्त होंगे, लेकिन याद रखना इन दो कई के साथ आपकी फ्रेंडशिप होगी, बट सभी के साथ इस बीटा का मान अलग होगा। कुछ के ऊपर इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी, कुछ की इफेक्टिवनेस कम होगी। इट विल बी डिटरमाइंड बाय कोरिलेशन। आप कितना उससे सहमत हो। आपका कोई फ्रेंड है, आप बहुत अच्छा मानते हो, तो यानी बीटा कोएफिशिएंट का मान बहुत अधिक है, यानी थोड़ा बहुत परिवर्तन अगर उस वेरिएबल पे आता तो निश्चित रूप पे आप पे भी परिवर्तन पड़ेगा। तो ये जो बीटा का मान है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और रिग्रेशन इक्वेशन में इसी को कैलकुलेट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और ये सबसे ज्यादा प्रभावित किससे होता है? द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो कोरिलेशन और मानक विचलन, इसके आधार पर बीटा का मान निर्धारित होता है, और यही पूरे रिग्रेशन एनालिसिस को निर्धारित करता है। तो यहां पर देखिए कि यहां पर आपकी हाई वैल्यू नीचे है और लो वैल्यू का ऊपर है, यानी बीटा का मान कम होने वाला है। तो यानी इन दोनों वेरिएबल के बीच की इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा, यानी अगर वाई में परिवर्तन आता है तो बहुत कम परिवर्तन हमको एक्स में देखने को मिलेगा। यानी कितना देखने को मिलेगा? एक्स इक्वल टू आपके पास 0.105 वाई। ये आपका रिग्रेशन एनालिसिस या रिग्रेशन इक्वेशन है। रिग्रेशन इक्वेशन का मतलब यह हुआ कि अगर आप इसमें 1 यूनिट का चेंज करते हो तो इसमें 0.1 यूनिट का परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा। यानी y में जो परिवर्तन है उसमें परिवर्तन अगर आप करते हो, इसको 10 वैल्यू रखना, 20 वैल्यू रखना, 30 वैल्यू रखना, y की वैल्यू रखना, तो x में परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा। और ये परिवर्तन किस पर निर्धारित करेगा? द वैल्यू ऑफ बीटा पर। तो इसे हम रिग्रेशन एनालिसिस या रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y के नाम से जानते हैं। यही एग्जाम में आपको कैलकुलेट करके रखना है। और एग्जाम में कभी कभी दिया जाता है इफ y इक्वल टू 100 देन व्हाट वैल्यू ऑफ x का मान क्या होगा? तो यहां पर आप क्या करोगे? 100 का मान रख दोगे। तो जब 100 का मान आप रखोगे तो निश्चित रूप से आपको y का मान, x का मान ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम में होता है कि आपको ये वैल्यू दी गई है, तो आप फाइनल में जो इक्वेशन बने उस इक्वेशन के आधार पर x की वैल्यू यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू को भी कैलकुलेट करने को एग्जाम में दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा रिग्रेशन इक्वेशन आपको निकालना है। तो दूसरा रिग्रेशन इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? y का x पर, ठीक है, y का x पर। तो इसके लिए हमको क्या करना है? हमको करना है y इक्वल टू स्मॉल और मानक विचलन y अपॉन मानक विचलन x इंटू एक्स। ये आपका फार्मूला बन जाता है। जब ये फार्मूला बन जाता है तो इसमें सारी वैल्यूज को रख दीजिए। तो अब जब सारी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे तो सारी वैल्यूज को पुट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर r का मान हमके पास 0.14 है। ठीक है, 0.14। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पर मानक विचलन का मान आपका हो जाएगा 0. कितना था? हाँ, 4.38 आपका 3.29 इंटू एक्स है। अब हम क्या करते हैं? इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास कितना आ जाता है? हमारे पास आ जाता है 0.18 अब क्या, हाँ 0.186 एक्स। ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाता है। लेकिन एक पॉइंट याद रखिएगा, ये कंप्लीट रिग्रेशन
इक्वेशन नहीं है। कंप्लीट रिग्रेशन इक्वेशन के लिए मैंने शुरू में आपको एक कंपोनेंट बताया होगा। वो कंपोनेंट था कि रिग्रेशन एनालिसिस हरदम a प्लस बी एक्स फॉर्म पे पाया जाता है, यानी एक इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है और उस कांस्टेंट वैल्यू के साथ ये काम करता है। ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू जो होती है ये कट पॉइंट को बताता है। ये आपको कहां से वो कट करता है, वाई एक्सेस को या एक्स एक्सेस को, वो कट पॉइंट को डिसाइड करता है। तो जब कंप्लीट रिग्रेशन इक्वेशन आप बनाओगे, कंप्लीट रिग्रेशन एनालिसिस करोगे, तो आपको उस कट पॉइंट को ढूंढना पड़ेगा। तो ये हमको क्या करना पड़ेगा, जब कट पॉइंट को हम ढूंढेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा कि अगर हमारे पास है एक्स ऑन वाई, अगर आपके पास है x ऑन y, तो अब आपको कंप्लीट रिग्रेशन इक्वेशन बनाना है। तो कंप्लीट रिग्रेशन इक्वेशन को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x माइनस इसका जो मीन आया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसके पहले वाले इक्वेशन में देखिएगा कि हम x माइनस मीन नहीं कर रहे थे। यहां पर अगर हमको कंप्लीट रिग्रेशन, ये आपको टेक्निकल अगर मैं कहूं तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने का फार्मूला था। क्या था, रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने का फार्मूला था। और ये आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन बनाने का फार्मूला है। तो x माइनस एक्स बार इक्वल टू आपके पास वही कोरिलेशन x, मानक विचलन x अपॉन मानक विचलन y इंटू वाई। यानी उसी फार्मूला में आपको करना कुछ नहीं है, केवल आपको समांतर माध्य को x से माइनस कर देना है। जहां पर आपने रिग्रेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट किया है, अब आपको रिग्रेशन एनालिसिस या रिग्रेशन इक्वेशन मिल जाएगा विद द कांस्टेंट वैल्यूज के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, और जब सारी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे तो यहां पर हमको वो वैल्यूज आसानी से फाइंड आउट हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो ये आप देख सकते हो, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर का मान है हमारे पास 0.14 इंटू मानक विचलन का मान आपके पास है 3.29 अपॉन 4.39 या 8 इंटू वाई, और इस x बार को अब हम यहां पे ले आते हैं प्लस x, कैपिटल X बार हो जाता है। ठीक है, इधर ट्रांसफर कर लेते हैं क्योंकि मुझे x के रूप में इक्वेशन चाहिए ना। तो x के रूप में जब इक्वेशन चाहिए तो मैं इसको इधर ट्रांसफर कर लेता हूं। तो इधर ट्रांसफर करने के बाद ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। चलो सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये बीटा का मान लग जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा x इक्वल टू, ये अभी आपने कैलकुलेट किया ही था। आपने कैलकुलेट कितना किया था, देखो x ऑन y, तो आपने कैलकुलेट किया था ये वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू आपने कैलकुलेट किया था, तो यही वैल्यू को 105.105 यहाँ रख देते हैं। तो 0.105 y प्लस x बार का मान आपको पता होगा कितना था, x बार का मान 31। तो 31 की वैल्यू पुट कर दो, 31, तो 31 हो गया। अब हमारे पास इसको प्रॉपरली हमने ब्रैकेट्स में नहीं किया क्योंकि ये स्मॉल y है, और स्मॉल y को भी हमको टर्मोलॉजी क्या यूज करना है, ये स्मॉल y है, ये कैपिटल X है। तो हमको स्मॉल में ना रख करके इसको कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये स्मॉल में है, तो स्मॉल y बराबर हमने क्या किया था, आपका याद हो फार्मूला कि कैपिटल Y माइनस 28। आप यहाँ पे देखिएगा, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y माइनस 28। तो इस फार्मूले को यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो आपके पास इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके बिना ये इक्वेशन इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो कैपिटल X इक्वल टू 0.105, और यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दो, तो 1 आपका कैपिटल Y माइनस 28 प्लस 31। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल X 0.105 स्मॉल y माइनस 28 मल्टीप्लाई बाई 0.105 प्लस 31। ठीक है,
अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपका आ जाता है 2.94 प्लस 31, ये आपका वैसे ही रहता है 0.105 वाई, और ये आपका एक्स हो जाता है। ये सारे कैपिटल में अब कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो सारे कैपिटल में जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो अब हमारे पास समीकरण क्या बन जाएगा, एक्स इक्वल टू 0.105 आपका कैपिटल वाई माइनस, अब इसको 31 से 2.94 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 28.06। ये आपका कैपिटल एक्स तथा कैपिटल वाई के फॉर्म में रिग्रेशन समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ये कंप्लीशन आपको करना है। यानी बीटा कोएफिशिएंट के अंतर्गत आप ध्यान से देख रहे होंगे तो स्मॉल वाई तथा स्मॉल एक्स का मैंने प्रयोग किया है, ठीक है। यही बच्चे यहाँ पे मैंने बताऊं सबसे ज़्यादा मुझे जो कॉपियों में गलतियां मिलती हैं, कैपिटल एक्स कहाँ पे प्रयोग करना है, कैपिटल वाई कहाँ पे प्रयोग करना है। कैपिटल एक्स तथा कैपिटल वाई सबसे लास्ट में प्रयोग किए जाते हैं जब हम रिग्रेशन इक्वेशन बनाते हैं। जब हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं तो स्मॉल एक्स तथा स्मॉल वाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके मैंने x ऑन y मैंने आपके साथ कैलकुलेट करके रिग्रेशन इक्वेशन बनाया है। आपको होमवर्क दे रहा हूं कि आपको रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x बनाना है, यानी कैपिटल y, यहां पे कैपिटल y होगा, कैपिटल y ऑन कैपिटल x, ये आपको बना करके दिखाना है, ठीक है। तो यहां तक आज मेरा रिग्रेशन एनालिसिस पर था। अब आपका जहां पे भी प्रश्न हो जरूर पूछना मेरे से।